स्टूडेंट्स, देखिए हम देख रहे थे अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में रेशियो के बारे में पूरा बेसिक देख लिया था कि रेशियो क्या चीज़ होता है और रेशियो के कितने टाइप्स होते हैं, इन सबको जाना। अब हम इस लेक्चर में प्रोपोर्शन को समझेंगे कि प्रोपोर्शन क्या चीज़ है और प्रोपोर्शन के कितने टाइप्स होते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि इनवर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन और ये क्या चीज़ होता है। ठीक है, हम इनवर्स प्रोपोर्शन को इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन सबको बारी बारी से समझेंगे। तो प्रोपोर्शन जो है, तो प्रोपोर्शन क्या होता है, ये हमारा रेशियो से ही मिलकर बना रहता है, यानी मेन रेशियो ही है। प्रोपोर्शन कहने का मतलब होता है समानुपात। ठीक है, चूँकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, आप लोग समझते जाइएगा। तो सबसे पहले प्रोपोर्शन को समझना है, समान अनुपात को समझना है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा रेशियो। रेशियो क्या चीज़ होता है, तो आप लोगों ने देखा कि रेशियो क्या चीज़ होता है। तो दो वस्तुओं की तुलना करने के लिए हम क्या करते हैं, रेशियो का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने देखा, मान लिया जाए एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, ये ऐसे बीच में इस टू का साइन लगाते हैं और ये हमारा क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है, प्रोपोर्शन का होता है। ठीक है, आप लोगों ने ये देखा जो हमारा रेशियो होता है ये यूनिट लेस होता है। यूनिट लेस होता है कहने का मतलब इस पर यूनिट नहीं होती है। बट आप लोग को ये पता होगा कि रेशियो क्या होता है, एक ही चीज़ों का लिया जाता है। जैसे मैं बोलूँ ए अगर क्षेत्रफल के लिए, तो बी भी क्या होगा, क्षेत्रफल के लिए होगा। ए अगर वॉल्यूम है तो बी भी क्या होगा, वॉल्यूम होगा। यानी ए आयतन है तो बी भी क्या होगा, आयतन होगा। यानी ये याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, जो आपकी जो वस्तु जो होता है, जो आपकी जो थीम जो होगी, ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसमें जो आपका वस्तु जो होगा ये क्या होना चाहिए, सेम वस्तु होगा, समान वस्तु होना चाहिए दोनों में। या जैसे क्षेत्रफल के लिए ले रहा है, क्षेत्रफल दोनों का क्षेत्रफल होना चाहिए। ठीक है, वस्तु समान होने का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप जिस चीज़ के लिए लेंगे बी भी वही चीज़ के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, रेशियो होता है। और रेशियो पे और हमने कुछ बहुत अच्छे से जानकारी देखा, पर यहाँ पर इतनी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है आगे के लिए। तो यहाँ पर देखिए रेशियो यानी अनुपात, तो ये हमने देख लिया। अब देखिए प्रोपोर्शन क्या चीज़ होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में समानुपात। ठीक है, तो समानुपात को ये सिंपल तरीके से समझिए, जब दो रेशियो को एक साथ कंबाइन कर दिया जाता है, जब दो रेशियो को हम एक साथ लेते हैं तो हमारा वो क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन कहलाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए मैं दो रेशियो किया, यानी मान लीजिए आपका फर्स्ट रेशियो दिया हुआ है, जैसे ए और बी दिया हुआ है। ठीक है, मैं सेकंड रेशियो आपका मान लेता हूँ। मान लीजिए जो सेकंड रेशियो है, जो सेकंड है ये है आपका सी इंटू डी, सी इंटू डी। अब देखिए मैं बताया समानुपात क्या होता है, दो रेशियो का मिक्सचर होता है, दो रेशियो के एक साथ कंबाइंड फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। ठीक है, समानुपात को आप इस तरह से समझिए, जो समानुपात होता है ये क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है ना, पहली बात, दो रेशियो को एक साथ कंबाइन करके लिखना होता है। और समानुपात का मैं आप लोगों को मीनिंग बता रहा हूँ कि ये इक्वल का मीनिंग देता है, ये बराबर का मीनिंग देता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो रेशियो होगा, ये वाला जो रेशियो होगा, दोनों रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, अगर दोनों रेशियो इक्वल है तो क्या ये, अगर मान लीजिए इसको हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई द्रव्य जो वस्तु है, द्रव्य वस्तु कहने का मतलब जो तरल वस्तु है। ठीक है, इस तरल वस्तु की तुलना करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर ले लिया 1 लीटर दूध ले लिया, और यहाँ पे मैं ले लिया दूध, तो यहाँ पे भी मैं ले लिया क्या है, दूध ले लिया। कोई एक अलग माने अलग मेजरमेंट का यहाँ पे दूध लिया और एक अलग मेजरमेंट का यहाँ पे दूध लिया। ठीक है, क्योंकि दोनों की क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों तरल है। तो आप लोग को पता है कि रेशियो में दोनों वस्तु सेम होना चाहिए। तो मैं मान लीजिए यहाँ पे द्रव के ले लिया, तरल के लिए ले लिया। तो क्या यहाँ पर भी हमने यहाँ पे फर्स्ट रेशियो में द्रव्य लिया, तो क्या जरूरी है प्रपोर्शन के रूप में लिखने के लिए कि सेकंड रेशियो भी हमारा द्रव्य ही होना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारा क्या होता है इसमें, मान लीजिए पहला रेशियो अगर द्रव्य के लिए है, तो दूसरा रेशियो हम लोग ठोस के लिए ले सकते हैं। ठीक है, ठोस कहने का मतलब कोई भी ठोस पदार्थ के लिए।
ठीक है। या ऐसा बोल सकते हो, मान लीजिए हम पहले में अगर हम मान लीजिए इसमें मैं बोल दिया, मैं क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ, जिसमें क्या होता है, खेत का क्षेत्रफल, लंबाई थोड़ी चौड़ाई दोनों होती है। तो दूसरा जो हमारा रेशियो होगा, ये आप चाहे तो किसी मेजरमेंट के लिए ले सकते हैं, जैसे दूध के ही मेजरमेंट ले दूँ, जैसे मैं इसमें वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, जिसमें क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ होती है। तो ये जो रेशियो होगा, फर्स्ट ये दूसरे के लिए हो सकता है, और सेकंड जो रेशियो होगा ये दूसरे के लिए हो सकता है। लेकिन आप याद रखें, जो फर्स्ट रेशियो है, ये इस दोनों का जो रेशियो होगा, ए और बी, ये दोनों सेम रहेंगे, और सी और डी ये दोनों सेम रहेंगे। लेकिन जो अगर हम इसको जब समान अनुपात में लिखेंगे, जैसे इसको लिखेंगे हम A/B समानुपात या प्रोपोर्शन C/D, ठीक है, ए अनुपात है बी का समानुपात सी अनुपात है डी का। तो यहाँ पे ये वाला क्वांटिटी दोनों सेम होना चाहिए, और ये वाला क्वांटिटी अपने में दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये दोनों क्वांटिटी आपस में सेम हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों क्या हो, आपस में सेम हो। अब आप लोग को यहाँ पे मैं आप लोग को ये बता रहा था कि जो प्रोपोर्शन जो होता है, इसका मतलब होता है इक्वल। इक्वल होता है, इसका मतलब इक्वल होता है, कहने का मतलब ए बी इक्वल होगा किसका, सी डी का। ठीक है, तो यहाँ पे बात को समझिएगा, यदि मान लिया जाए ए बी का अगर रेशियो 1/2 आता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा सी डी का भी रेशियो 1/2 आएगा। यानी इसका रेशियो और इसका रेशियो, ये दोनों का रेशियो क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सेम चीज़ के लिए हो, ये सेम चीज़ के लिए हो, ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों का जो रेशियो हो रहा होगा, जो दोनों रेशियो नंबर आ रहा होगा, वो दोनों हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे कि देखिए, मैं आप लोग के एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि मैं लिख दिया क्या, 4/5 लिख दिया, और मैं एक नंबर लिख दिया 12 लिख दिया 50। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए, क्या 4/5 और 12/15 आपस में इक्वल है? तो अगर ऐसा देखा जाए तो आप लोग को लग रहा होगा नहीं है, लेकिन अगर मैं क्या करूँ, ऊपर को इसमें 3 से कटा दूँ, नीचे को 3 से कटा दूँ, ये कितना बन जाएगा, हमारा 4/3 ही बन जाएगा। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 4/5 इक्वल ये हो जाएगा 12/50। ठीक है, इसका कहने का मतलब 4/5, अगर मैं इसको भी चाहूँ तो 4/5 बना सकता हूँ। ठीक है, और इसी को आगे लिखा जाता है ये 4:5, यानी 4 का रेशियो 5 से इक्वल होगा 12 का रेशियो 15 से। ठीक है, और इसी को और लिख दिया जाता है 4 का अनुपात 5 से, और जो बराबर होता है, यहाँ पर एक डॉट माना जाए, यहाँ पर एक डॉट माना जाए, यहाँ पर एक डॉट माना जाए, और यहाँ पर एक डॉट माना जाए, इन दोनों को क्या करते हैं, ऐसा एक साथ लिख देते हैं, और ये हमारा क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन कहलाता है, समानुपात कहलाता है। ये हो जाएगा 12:50। ठीक है, आया बात समझ में? तो इसको हम लोग कैसा पढ़ेंगे, 4:5 प्रोपोर्शन 12:50, या 4:5 समानुपात 12:15। ठीक है, तो इस तरह से इसको रेट करेंगे। अब इसको हम लोग समझते हैं ABCD के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको ABCD के फॉर्म में जब समझेंगे, तो मान लिया जाए मैं बोलता हूँ कि ABC और D कोई क्या चीज़ है, कोई क्वांटिटी है। ठीक है, कोई क्वांटिटी है। अब ये क्वांटिटी हमको नहीं पता कि ये कौन सी क्वांटिटी है, मान लिया जाए कोई क्वांटिटी है, तब हम इसको लिख सकते हैं A/B इक्वल C/D। ऐसा है, ये कुछ ऐसा क्वांटिटी है, जब इन क्वांटिटी को जब हम लिखते हैं तो A/B इक्वल होता है C/D। यानी इसको हम लिख सकते हैं A/B इक्वल होगा C/D। इसको और आगे लिखना चाहें तो A/B प्रोपोर्शन C/D। ठीक है, A/B समानुपात C/D हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी बातों को समझिएगा। आप लोग को मैं रेशियो में बताया हुआ था कि इसको हम लोग बोलते हैं, जो ए जो रहता है, जो ऊपर में रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट। ठीक है ना, क्या, एंटीसीडेंट। ठीक है, और नीचे जो होता है ये होता है आपका कॉन्जिक्वेंट। ठीक है, यानी ऊपर वाला क्या कहा था, पूर्व पद, और नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं अंतिम पद। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंटीसीडेंट होगा, ये कॉन्जिक्वेंट होगा, और यहाँ पे सी जो होगा
ये भी क्या होगा, एंटीसीडेंट होगा, और डी जो होगा ये भी हमारा क्या होगा, कॉन्जिक्वेंट होगा, कॉन्जिक्वेंट होगा। ठीक है, यानी ये पूर्व पद, ये अंतिम पद होगा, और दोनों को मिला के हम ऐसा लिख सकते हैं और उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ए और जो बी होगा ये हमारा फर्स्ट रेशियो कहलाएगा। ठीक, और ये जो होगा सी बाई डी, ये हमारा क्या कहलाएगा, सेकंड रेशियो कहलाएगा यहाँ पे। ठीक है, और दो रेशियो को एक साथ मिला के लिखते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। ठीक है ना, यानी आपने इन सब बातों से ये समझ लिया कि जो जो हमारा जो समान अनुपात होता है, जो हमारा प्रपोर्शन होता है, ये क्या चीज़ होता है, दो रेशियो का मिक्सचर होता है। ठीक है, यानी दो अनुपात को एक साथ मिला के जब लिखते हैं तब क्या कहलाता है, समानानुपात कहलाता है। या जब दो रेशियो को किसी एक रिलेशन में, दो रेशियो को जब एक साथ मिला के लिखते हैं तब वो हमारा क्या कहलाता है, प्रपोर्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये होता है रेशियो और ये होता है प्रपोर्शन। ठीक है, अब इसमें हम कुछ और बातों को समझ लेते हैं। जैसे यहीं पर ही देखिए, ये जो यहाँ पे जो चार आपका बिंदी लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रपोर्शन। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समानुपात, समानुपात। ठीक है, और जो ए जो होगा, ए और जो बी जो हो, नहीं, ए और बी, ए और डी। ठीक है, ए और जो डी जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टर्म। हिंदी में इसका नाम होता है एक्सट्रीम टर्म को हम लोग हिंदी में बोलते हैं चरम पद। ठीक है, चरम पद, और चरम पद या कहीं कहीं पर इसको अंतिम पद भी लिखा जाता है। ठीक है, चरम पद या कहीं कहीं कई रूपों में इसको अंतिम पद लिखा गया है, तो इसको एक्सट्रीम पद बोलेंगे, चरम पद। और जो यहाँ पर जो बी जो होगा और जो सी जो होगा इसको हम लोग बोलते हैं मीन टर्म, या कहीं पर मीन को हम लोग मिडिल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारा मध्य पद है, तो ये मिडिल टर्म या इसको हम लोग बोलते हैं मध्य पद। ठीक है, तो ये इसका नाम होता है। ये चरम पद को कहीं कहीं पर आपको अंतिम पद भी देखने को मिल जाएगा, इसका नाम अंतिम पद भी कहीं कहीं पर लिखा रहता है। ठीक है, चरम पद जो हमारा मिडिल टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं मध्य टर्म या मिड टर्म, जो जिस तरह से आप नाम ले सकते हैं ले सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए इसमें एक बात और देखते हैं आगे। ठीक है, और जो अगर हम ए बी सी डी की बात करें, ये जो ए जो है, बी और सी डी क्या चीज़ है, तो ये बोल सकते हैं ये हमारे जो प्रोपोर्शन है इसके क्या है, प्रोपोर्शन। ठीक है, यहाँ पे ए नहीं है, गलती से, प्रोपोर्शन ये क्या कहलाता है, ये प्रोपोर्शन टर्म्स कहलाते हैं, समानुपात के पद कहलाते हैं। ठीक है, एक बात और थोड़ी सी, अगर हम इसको ऐसा लिखें, ए डिवाइड बाई बी इक्वल सी डिवाइड बाई डी, ऐसा लिख सकते हैं, ए डिवाइड बाई बी इक्वल सी डिवाइड बाई, इसको ऐसा लिख सकते हैं। और अगर इसका मैं क्या करूँ, त्रिज्या को मल्टीप्लाई करूँ तो ए डी इक्वल होगा बी डी। ठीक है, ये, और आप लोग देख पा रहे हैं ए डी जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म, और जो हमारा बी डी जो होता है इसको बोलते हैं मीन टर्म। यानी आप बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म, या चरम पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पद के गुणनफल का। ठीक है, ऐसा आप इसको बोल सकते हैं। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि हमारा जो एक्सट्रीम टर्म का जो प्रोडक्ट होता है वे क्या होता है, हमारे मेन टर्म के प्रोडक्ट के आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, पुनः एक बात, रेशियो क्या चीज़ होता है, दो वस्तुओं की हम तुलना करते हैं, और प्रोपोर्शन में क्या होता है, दो रेशियो को एक साथ कंबाइन कर देना क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन कहला देता है। फर्स्ट रेशियो में ये फिक्स रहता है कि ए जिसके लिए बी जिसके लिए है, दोनों सेम ही चीज़ के लिए होना चाहिए। लेकिन रेशियो जो होता है इनमें फिक्स रहता है कि जो पहला टर्म है जिस चीज़ के लिए है दूसरा भी वही वस्तु होना चाहिए। लेकिन प्रपोर्शन में ऐसा नहीं है, फर्स्ट रेशियो किसी दूसरे वस्तु को बता सकता है, सेकंड रेशियो कुछ दूसरे वस्तु को बता सकता है, माने दोनों में बताने का जो तरीका रहेगा वो अलग अलग हो सकता है। मेरे कहने का मतलब फर्स्ट रेशियो किसी अन्य वस्तु को डिनोट करेगा, सेकंड रेशियो किसी अन्य वस्तु को डिनोट करेगा, बट दोनों का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा आपस में। और समानुपात का मीनिंग होता है इक्वल, दो रेशियो को एक साथ मिला के ही लिखना क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है।
आपने देखा कि समानुपात क्या चीज़ होता है, प्रोपोर्शन क्या चीज़ होता है, उसमें रिलेशन देखा और किसको क्या होते हैं ये आपने देखा। ठीक है, अब चलिए इसके कुछ हम प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं, या आप बोल सकते हैं कि इसके प्रकार बोल सकते हैं, आगे देखते हैं हम लोग इसको। ठीक है, अब देखिए कुछ हम और समानुपात के कुछ जो प्रकार हैं उसको समझ लेते हैं। पहला हम देखेंगे इसमें मध्यानुपाती। ठीक है ना, मध्यानुपाती, और जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग समझेंगे तृतीयानुपाती, जिसको हम लोग बोलते हैं तृतीयानुपाती। ठीक, ये थोड़ा सा ये आ होगा, ये तृतीयानुपाती, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, फिर हम इस पे देखेंगे तीसरा जो हमारा टाइप होता है चतुर्थानुपाती। ठीक है, चतुर्थानुपाती, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन। देखिए मध्यानुपाती क्या चीज होता है इसको समझिए। तो जैसे कि मान ले जाए आपको क्या हो जाए, यदि आपको एक रेशियो दिया है, जैसे देखिए A:B:C, माने A:B, B:C। ठीक है, तो और इसमें क्या होगा, जो B जो हमारा होगा ये हमारा होना चाहिए मध्यानुपाती, मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, या बोल सकते हैं मध्य पद, मध्यानुपाती ना बोल के ये दे दे रहा है कि यदि ABC क्या है, कोई समानुपात में दिया हुआ है, ये क्या चीज़ है समानुपात में दिया हुआ है, और B जो आपका क्या है मध्य पद है। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि ये इसका कहने का मतलब ये है कि A/B और B/C, ये A/B माने ये क्या चीज़ होगा, A भी रेशियो होगा B के साथ और B रेशियो होगा C के साथ, माने A:B, B:C। यहाँ पर क्या होगा, मान ले जाए ये आपका दिया हुआ है 6 और ये दिया हुआ है 7, तो यहाँ पर भी 7 होगा और ये 10 होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि A:B:C अगर हम एक साथ लिखते हैं, इसका मतलब 6:7 ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। बातों को समझिएगा, A:B:C कहने का मतलब A:B होगा और B:C होगा, किसका होगा C का होगा। इसका कहने का मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं A:B, एक रेशियो हो गया, और ये आपका कितना दूसरा रेशियो हो गया क्या B:C। इन दोनों को एक साथ हम लिख देंगे ऐसे समानुपात में, प्रोपोर्शन। तो ये आगे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये आगे हमारा हो जाएगा A/B इक्वल हो जाएगा B/C होगा। फिर यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इक्वल हो जाएगा B² इक्वल आ जाएगा क्या AC, और यही हमारा क्या कहलाता है मध्यानुपाती कहलाता है। या कहीं कहीं पर इसको ऐसा लिख दिया जाता है B इक्वल होता है √AC, और आप लोग पता होगा अंडर कभी भी जब बाहर निकलता है तो वो कहलाता है प्लस माइनस के फॉर्म में निकलता है, और B प्लस माइनस क्या हो जाएगा AC, और यही हमारा क्या कहलाता है मध्यानुपाती कहलाता है। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन कहलाता है। ठीक है, B जो होता है यही हमारा क्या कहलाता है मध्यानुपाती कहलाता है। तो ये हमारा मध्यानुपाती का फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती का हम इस तरह से समझेंगे कि मान लिया जाए यदि आपको क्या दिया हुआ है A:B:C, माने A:B:C दिया हुआ है, और इसमें बता दिया है जो हमारा C है ये क्या है तृतीय पद है। ठीक है, तीसरा पद है। ठीक है, तो यहाँ हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं A:B, जो B वाला जो मध्य पद होगा ये क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, तो ये आपका A/B इक्वल हो जाएगा B/C। ठीक है, ये आपका हो जाएगा AC इक्वल हो जाएगा B²। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C की जो वैल्यू हो जाएगी B² डिवाइड बाई क्या हो जाएगा C हो जाएगा ये। ठीक है, ये जो सॉरी ये ए नीचे आ जाएगा, ये जो है ये हमारा कहलाता है तृतीयानुपाती। ये तृतीयानुपाती कहलाता है। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का क्या होता है, ये फार्मूला होता है C इक्वल B² डिवाइड बाई A। ठीक है, इस अब बात को चलिए इसको भी थोड़ा और बताता हूँ, फिर समझिए। देखिए अगर मान लिया जाए इसमें क्या रहे, यदि
आपको ए बी ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, आपको 4 चीज़ दिया रहेगा, ए इज टू बी, और ये क्या हो जाएगा प्रपोर्शन सी इज टू डी, जहाँ डी आपका क्या रहेगा चतुर्थ पद रहेगा, ठीक है, चतुर्थ पद, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, ए डिवाइड बाई बी इक्वल लिख सकते हैं सी डिवाइड बाई डी, तो ये हो जाएगा ए डी इक्वल बी सी, तो डी इक्वल आपका हो जाएगा बी सी डिवाइड बाई ए, और जो डी जो होता है ये हमारा कहलाता है चतुर्थानुपाती फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। अब देखिए जब भी आपको प्रश्न में अगर मध्यानुपाती अगर तृतीयानुपाती दिया रहेगा तो यहाँ पर आपको 2 वैल्यू दिया रहेगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं 2 वैल्यू को जब रखेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, तीसरा वैल्यू मिल रहा है। जब मध्यानुपाती दिया रहेगा तो आपको फर्स्ट दिया रहेगा और तृतीय पद दिया रहेगा, प्रथम पद दिया रहेगा और तृतीय पद दिया रहेगा, फिर उसको सॉल्व करके आप क्या करेंगे मध्य पद निकालेंगे, ठीक है। और जब आप तृतीयानुपाती को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या रहेगा, प्रथम पद दिया रहेगा, द्वितीय पद दिया रहेगा, तो द्वितीय पद का स्क्वायर करके आप क्या कर सकते हैं, प्रथम पद को डिवाइड करेंगे, तृतीय पद मिलेगा। चतुर्थानुपाती में आपको क्या रहेगा, आपको 3 पद दिए रहेगा, पहला द्वितीय तृतीय, और आप क्या करेंगे उन सबको रख के क्या करेंगे आप चतुर्थ पद को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती का फार्मूला होता है, ठीक है। तो इस फार्मूला का आप यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इन सब मानों को आप फाइंड कर सकते हैं। आया बस समझ में। इसमें एक चीज़ और होता है, थोड़ा सा मैं आप लोग को यही तो बता देता हूँ। एक होता है कंटिन्यूइड, ठीक, कंटिन्यूइड प्रोपोर्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में इसको बोलते हैं सतत या अनुपात, सतत अनुपात, या कहीं पर इसको लिखा रहता है वित्तानुपात, ये देखिए सतत अनुपात, या कहीं पे आपको लिखा हुआ मिला रहता है क्या वित्तानुपात, ठीक है। यहाँ पर देखिए अनुपात नहीं होगा, ये समानुपात होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रोपोर्शन बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पर होगा समानुपात। ये क्या चीज़ हो जाएगा, वित्तानुपाती होगा, सॉरी गलती से वित्तानुपाती बोलते हैं इसको, वित्तानुपाती, ठीक है, वित्तानुपाती बोलते हैं। इसमें क्या चीज़ होता है, इसमें बातों को समझिएगा कि देखो पहले आप लोग को मैं इसके जो मेन होता है इसको समझा रहा हूँ, फिर आपको उदाहरण से बताऊँ। जैसे देखिए ए डिवाइड बाई अगर बी इक्वल हो बी डिवाइड बाई सी, इक्वल हो सी डिवाइड बाई डी, और इक्वल हो डी डिवाइड बाई ई, और मान लीजिए ऐसे आगे बढ़ता है, ठीक है। यानी ए का डिवाइड करेंगे बी से, और बी का डिवाइड करेंगे सी से, और सी का डिवाइड करेंगे डी से, और डी का डिवाइड करेंगे ई से, और ये सभी आपस में इक्वल रहे। तो जो आपका ए जो होगा, बी जो होगा, सी जो होगा, डी जो होगा, ई जो होगा, इधर एफ आएगा, अभी एफ लिखेंगे तो उसको रहने देते हैं। ये सभी क्या होगा, ए बी सी डी ई, ये हमारा क्या कहलाएगा, सतत समानुपात कहलाएगा, या इसी को बोलेंगे इंग्लिश में अगर बोलना चाहे तो कंटिन्यूइड प्रोपोर्शन कहलाएगा। कौन ए बी सी डी, अगर ऐसा रहे कि ए डिवाइड बाई बी करें, बी डिवाइड बाई सी करें, सी डिवाइड बाई डी करें, और डी डिवाइड बाई ई करें, तो ए बी सी डी जो होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, सतत अनुपात कहलाएगा, कंटिन्यूइड प्रोपोर्शन कहलाएगा। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए एक आपको ऐसा नंबर दे रहा है जैसे 3, 6, 12, 24, 48, ऐसा एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जब 6 को डिवाइड करेंगे 3 को 6 से, और 6 को डिवाइड करेंगे 12 से, और 12 को डिवाइड करेंगे 24 से, और 24 को जब आप डिवाइड करेंगे 48 से, तो यहाँ पर देखिए 3 को 1/2, यहाँ 1/2, यहाँ भी 12 को 1/2, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/2, इस तरह से अब आगे बढ़ेगा। यानी इसका क्रम क्या है, ऐसे चल रहा है नंबर। तो इस तरह के जो अनुपात का जो क्रम, जिसमें क्या होगा, पहली संख्या का अनुपात दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या का अनुपात तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या का अनुपात चौथी संख्या से, और चौथी संख्या का अनुपात पांचवी संख्या से, तो इस तरह के जो अनुपात रहे इसको हम लोग बोलते हैं सतत समानुपात, ठीक है, सतत समानुपात या कंटिन्यूइड प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पहले का
अनुपात दूसरे के साथ, दूसरे का अनुपात तीसरे के साथ, तीसरे का अनुपात चौथे के साथ, चौथे का अनुपात पांचवें के साथ, ये सभी क्या होता है आपस में इक्वल होता है, तब हम इसको कहते हैं सतत समानुपात या वित्तानुपाती, या इसी को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूटी प्रोपोर्शन। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आ गया होगा। मैंने आपको मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती क्या चीज़ होता है, इसके साथ आपको सतत समानुपाती बताया, वित्तानुपाती बताया, यहाँ तक ये भी बताया कि जो मध्यानुपाती होता है, तृतीयानुपाती होती है, इसमें दो वैल्यूएं दी जाती है। अगर आपसे मध्यानुपाती बोले तो प्रथम और अंतिम, प्रथम और तृतीय दे दिया रहेगा। अगर तृतीयानुपाती बोले तो प्रथम पद और मध्य पद दे दिया रहेगा। और अगर चतुर्थानुपाती बोले तो इसमें 3 पद दिया जाता है, प्रथम, मध्य और तृतीय और चतुर्थ को हमको क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। ठीक है बस समझ में। अब इतनी बात समझने के बाद अब हम मेन अनुपात के जो हमारे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जो चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग समझते हैं अगले टॉपिक में, कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या चीज़ होता है। ठीक है, देखिए अब समझते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, समानुपातिक, या इसको समानुपात भी बोलते हैं, अनुपातिक भी बोलते हैं। ठीक है, और जो इनडायरेक्ट जो होता है इसको इन्वर्स, कहीं पर इन्वर्स नाम से इसको डिनोट किया जाता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इन्वर्स प्रोपोर्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रम अनुपात। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम समझते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या चीज़ होता है। तो इसमें समझिएगा, जैसे कि मान लिया जाए, पहले देखो आपको समझ, मान लिया जाए आप कहीं दुकान गए हो तो एक कॉपी की कीमत क्या है, मान लिया जाए 10 रुपये है। समझिएगा एक कॉपी की कीमत कितनी है, 10 रुपये है। तो अगर 2 कॉपी लेंगे तो यही आपको कितना पड़ेगा, 20 रुपये पड़ेगा। ठीक, अगर आप 3 कॉपी लेते हैं तो आपको कितना रुपया पड़ेगा, 30 रुपये देने पड़ेगा उस दुकानदार। मैंने बोला कि अगर आप कहीं दुकान गए हैं और दुकान आप कॉपी खरीदने गए हैं, तो अगर एक कॉपी लेते हैं तो उसका मूल्य है 10 रुपये, तो 2 कॉपी लोगे तो 20 रुपये देना पड़ेगा, 3 कॉपी लेंगे तो 30 रुपये देना पड़ेगा। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम कॉपी की संख्या को बढ़ा रहे हैं, कॉपी की संख्या को बढ़ा रहे हैं, यानी नंबर ऑफ कॉपी, क्या नंबर ऑफ कॉपी, नंबर ऑफ कॉपी के अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं जो इसका जो कॉस्ट है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉपी जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, जितना बढ़ा रहे हैं, इसका कॉस्ट जो है वो भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। एक कॉपी ले रहे हैं तो 10 रुपये, 2 कॉपी ले रहे हैं तो 20 रुपये, 3 कॉपी ले रहे हैं 30 रुपये। यानी नंबर ऑफ कॉपी को अगर बढ़ाते जा रहे हैं तो इसका कॉस्ट भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। माने जितनी आप कॉपी और बढ़ाते जाएंगे उतना और ज़्यादा मूल्य देना पड़ेगा। 4 कॉपी लेते हैं 40 देना पड़ेगा, 5 कॉपी लेते हैं 50 देना पड़ेगा। ठीक है, और मान लीजिए आप 3 कॉपी लेते हैं 30 रुपये पड़ता है, 2 कॉपी लेंगे तो 20 रुपये पड़ेगा, 1 कॉपी लेंगे तो क्या होगा, 10 रुपये पड़ेगा। यानी नंबर ऑफ कॉपी को यदि आप क्या कर रहे हैं, आप कम करते जा रहे हैं, तो क्या होते जा रहा है, इसमें आपका जो कॉस्ट जो होगा ये भी क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। 3 कॉपी लेते हैं 30 रुपये, 2 कॉपी लेते हैं तो 20 रुपये, और 1 कॉपी लेंगे 10 रुपये। माने आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आप एक चीज़ में वृद्धि करेंगे तो ऑटोमेटिक दूसरे चीज़ में भी वृद्धि होते जाएगी। एक चीज़ में अगर वृद्धि करते हैं तो दूसरे चीज़ में भी वृद्धि, नंबर ऑफ कॉपी में वृद्धि करें तो कॉस्ट भी वृद्धि होता है, नंबर ऑफ कॉपी कम करें तो कॉस्ट में भी क्या होते जाएगा, कम होते जा रहा है। ठीक है, यानी एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरा बढ़ रहा है, दूसरा कम करने से दूसरा भी कम हो जा रहा है, पहला कम करने से दूसरा भी कम हो जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या करूँ, नंबर ऑफ कॉपी को ए ले लूँ और कॉस्ट को बी ले लूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बी, इसको इस साइन से डिनोट कर सकता हूँ। और ये जो साइन होता है ये हमारा कहलाता है समानुपातिक साइन या अनुपातिक साइन। ए समानुपात है बी का और ए अनुपातिक है बी का। इसका कहने का मतलब इक्वल अनुपात में हो रहा है, इधर बढ़ रहा है इधर भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ कॉपी कम हो रहा है तो कॉस्ट भी कम हो रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये रही बात समानुपात की डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। अब इसमें जब हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से, नंबर ऑफ कॉपी रेशियो, ठीक, या इशू पढ़ते हैं, रेशियो कॉस्ट इक्वल नंबर ऑफ कॉपी इज टू कॉस्ट। ठीक है, अब आपको पता होगा कि इक्वल को हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोपोर्शन लिखते हैं, ये ऐसा।
तो जब भी हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉपी, फिर उसके बाद उसका कॉस्ट रखेंगे, फिर प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे, समानुपात का साइन लगाएंगे, फिर नंबर ऑफ कॉपी, फिर अनुपात का साइन, फिर कास्ट। यानी जितनी कॉपी रहेगी जितना कास्ट रहेगा यहाँ पे रखेंगे, जितनी कॉपी रहेगी जितना कास्ट रहेगा उसको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है इस वाले जो कंडीशन में हम क्या करते हैं, अपने जो समान अनुपात है, जो दो अनुपात दिए रहते हैं, दो दो को माने दो अनुपात कहने का मतलब दो रेशियो दिए रहते हैं, ठीक है, पहला रेशियो दोनों दूसरे रेशियो, उसको इस तरह से हम क्या करते हैं, उसको रखते हैं और इसमें प्रश्नों को रख के फिर हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने समझा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जिसमें क्या होता है सेम दोनों में बढ़ता है, एक तो दूसरा भी बढ़ता है, दूसरा कम होता है, पहला कम होता है दूसरा भी कम होता है। अब देखिए जो इनडायरेक्ट जो प्रोपोर्शन है या जिसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, सेम इसका क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब जैसे देखिए मान लीजिए कोई वर्क है, कोई कार्य है, ठीक है, कोई कार्य में अगर मान ले जाए किसी एक वर्कर, समझिएगा बात को, एक जो वर्कर है किसी कार्य को क्या कर रहा है वो 20 दिन में पूरा, 20 आवर्स में पूरा कर रहा है, समझिएगा। एक वर्कर किसी काम को क्या कर रहा है 20 घंटे में पूरा कर रहा है, ठीक है। तो अगर इसकी जगह मैं 2 वर्कर लगा दूँ उसी कार्य करने की, तो स्वाभाविक सी बात है जो समय है वो आधा हो जाएगा इसका, क्योंकि वर्कर डबल हुआ तो समय क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसी काम को एक वर्कर कर रहा है तो 20 घंटा लगेगा, अगर उसी कार्य में 2 वर्कर लगा दूँ कितना हो जाएगा, 10 घंटा हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए वर्कर की संख्या बढ़ाता हूँ, मान लीजिए मैं 4 वर्कर लगाता हूँ तो जो मेरा समय होगा कितना घंटा हो जाएगा, 5 घंटा हो जाएगा और कम हो जाएगा। यानी आप इसमें देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे मैं वर्कर की संख्या बढ़ाते जा रहा हूँ मेरा तो समय कम होते जा रहा है। पहले एक वर्कर था तो उस कार्य करने में 20 घंटा लगता था, 2 वर्कर था तो उस कार्य करने में 10 घंटा लगा, 4 वर्कर जब लगाया तो उस कार्य करने में कितना घंटा लगा, 5 घंटे लगा। कार्य वही है, जो भी कार्य है आप जो कार्य मानना चाहते हैं वह कार्य मान सकते हैं। जैसे अगर आप खेत जाते हैं तो धान कटाई को ले सकते हैं। अगर एक वर्कर एक खेत को जब एक वर्कर उस खेत को, जब मान लीजिए कोई खेत दिया हुआ है, उस खेत में क्या करता है, एक वर्कर जब उस खेत की धान की जब कटाई करता है तो 20 घंटे लगता है, 2 वर्कर करता है 10 घंटे, 4 वर्कर करता है तो 5 घंटे, ठीक है। या कोई भी आप कार्य ले सकते हैं, बट आप समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। किसी भी कार्य को अगर एक वर्कर करता है तो 20 घंटे लगेगा, स्वाभाविक सी बात है 2 वर्कर लगा दूंगा तो समय आधा हो जाएगा, जब 4 वर्कर लगा दूंगा तो समय चौथाई हो जाएगा और कम हो जाएगा, माने 5 हो जाएगा। यानी आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि यदि क्या करें, किसी भी कार्य को करने के लिए यदि हम नंबर ऑफ वर्कर को अगर बढ़ाएं तो आप देख पा रहे हैं जो हमारा टाइम टेकन समय है, जो हमारा टाइम टेकन है, जो हमारा समय है वो क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। नंबर को जैसे बढ़ा रहे हैं वर्कर की संख्या को, हमारा समय उतना ही क्या लगते जा रहा है, कम लगते जा रहा है। इसी को थोड़ा उल्टा सोच के देखते हैं। मान लीजिए कोई कार्य को 4 वर्कर करता है तो 5 घंटे लगता है, 2 वर्कर कर रहा है तो 10 घंटे लगता है, 1 वर्कर कर रहा है तो 20 घंटे लगता है। यानी जैसे हम वर्कर की संख्या को कम करते जाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर, वैसे वैसे क्या होते जा रहा है, हमारा जो समय है ये क्या होते जा रहा है, वृद्धि होते जा रहा है। उल्टा जस्ट पहले देखिए, पहले हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वर्कर जैसे बढ़ाते जा रहे हैं समय वैसे ही कम होते जा रहे हैं, और जैसे हम वर्कर को कम कर रहे हैं समय उतना ही हमको क्या लगते जा रहा है, ज़्यादा लगते जा रहा है। यानी इसमें क्या हो रहा है, एक में वृद्धि करने से दूसरी कमी हो रही है, एक में कमी करने से दूसरी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यानी इसमें उल्टा काम हो रहा है, पहले में बढ़ा रहे हैं तो दूसरा वाला कम हो जा रहा है, पहले कम कर रहे हैं तो दूसरा वाला क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के जो प्रपोर्शन जो रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रपोर्शन, ठीक है। मान लिया जाए यदि ए मैं क्या करूँ, नंबर ऑफ वर्कर ले लूँ और बी को अगर मैं टाइम ले लूँ तो इसको हम लोग लिखते हैं 1/b। ए को मैं क्या ले लूँ, वर्कर ले लूँ, और बी को मैं टाइम ले लूँ तो इसको लिखते हैं 1/b। इसको हम लोग पढ़ेंगे ए व्युत्क्रमानुपाती 1/b, ए इन डायरेक्ट प्रपोर्शन 1/b, या नहीं 1/b ए नहीं 1/b बोलने की जरूरत नहीं है, 1/b बोलोगे तो फिर चेंज हो जाएगा।
यहाँ बोलेंगे ए व्युत्क्रमानुपाती है बी का, ठीक है, 1/d पढ़ेंगे इसको। ए अनुक्रमानुपाती है बी का, क्योंकि अनुक्रमानुपाती ही कहने का मतलब 1/d हो जाएगा, ठीक है। तो ए अनुक्रमानुपाती बी का, ए इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन बी या इनवर्स प्रोपोर्शन, ए इनवर्स प्रोपोर्शन इज बी, ठीक है। तो ये हमारा होता है इनवर्स प्रोपोर्शन व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। अब देखिए इसमें जब हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो इसमें कैसे सेटअप करते हैं, तो इसमें हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ वर्कर इज टू नंबर ऑफ वर्कर, ये प्रोपोर्शन, ठीक है, टाइम प्रोपोर्शन टाइम, ये ऐसे हम क्या करते हैं इसमें सेटअप करते हैं, ठीक है। इसमें जब प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, पहले इसमें रहेगा नंबर ऑफ वर्कर, ये वर्कर, फिर नंबर ऑफ वर्कर, फिर समय, ठीक है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, यदि हम नंबर ऑफ वर्कर को कम से स्टार्ट करके ज़्यादा वर्कर रखते हैं तो यहाँ पर भी जो इसका जो समय रहेगा, पहले कम समय को रखेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे लास्ट में ज़्यादा समय को रखेंगे। पहले मान लीजिए हम ज़्यादा वर्कर रखते हैं, फिर दूसरा में हम कम वर्कर रखते हैं, तो इसमें भी सबसे पहले हम ज़्यादा समय को रखेंगे, फिर हम क्या करेंगे कम समय को रखेंगे, ठीक है। देखिए कि प्रश्नों कैसे सॉल्व कर रहे हैं। नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर रेशियो नंबर ऑफ वर्कर, ठीक है, समानुपात टाइम, समानुपात टाइम, ठीक है। पहले बताया इधर अगर कम वर्कर रखते हैं फिर ज़्यादा, तो पहले हम कम टाइम रखेंगे फिर ज़्यादा टाइम रखेंगे, ठीक है। फिर हम बताया अगर पहले हम ज़्यादा वर्कर रखते हैं फिर कम वर्कर रखते हैं, तो पहले हम ज़्यादा समय रखेंगे फिर कम रखेंगे। ऐसा क्यों, देखिए इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, इसको मैं बातों को आपको समझाता हूँ अच्छे से। देखिए ये मान लीजिए मैं इसको मानता हूँ ए, समझिए मेरी बातों को, इस टाइम को मैं मानता हूँ बी, और इसको मैं मानता हूँ सी, और इसको मैं मानता हूँ डी। अब देखिएगा समझिए आपको क्या रहेगा प्रश्न, क्योंकि हम लोग समानुपात का प्रश्न पढ़ रहे हैं, प्रपोर्शन का प्रश्न पढ़ रहे हैं, यानी इसमें क्या रहेगा, दो रेशियो रहेगा, और दो रेशियो का एक साथ कम्बिनेशन रहेगा, और उसमें हमको क्या करना रहेगा, यानी दो रेशियो, यानी एक रेशियो में दो बातें रहती है, एक रेशियो दो वस्तुओं से मिलकर बना रहता है, दो चीज़ों से मिलकर बना रहता है, तो एक प्रपोर्शन की बात की जाए तो दो रेशियो रहता है, यानी उसमें चार बातें रहेंगी, ठीक है। तो उसी तरह से मान लीजिए एक मैं लेता हूँ, समझिएगा मेरी बात को, ए और एक लेता हूँ ए और ए इज टू बी, ठीक है, एक रेशियो लेता हूँ, ये क्या है मेरा फर्स्ट रेशियो है, और एक दूसरा रेशियो लेता हूँ सी इज टू डी, ये मेरा क्या चीज़ है सेकंड रेशियो है, क्योंकि दो रेशियो ही मिलकर क्या बनाते हैं प्रपोर्शन बनाते हैं, समान अनुपात बनाते हैं। तो एक रेशियो लिया ए बी और दूसरा रेशियो लिया मैं सी डी, ठीक है। अब देखिए चूंकि ये दोनों क्या चीज़ है इनवर्स प्रोपोर्शन में है, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ए व्युत्क्रमानुपाती बी, और इसको लिख सकता हूँ सी व्युत्क्रमानुपाती डी, ठीक। देखिए यहाँ पर मैंने बताया इसी तरह इसको ए व्युत्क्रमानुपाती डी और सी व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा डी का। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट लेफ्ट का मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपस, सॉरी एक चीज यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखिए इसमें थोड़ा सा हम और आगे आएंगे। देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको अगर वन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ उलट दूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/c और इसको मैं लिख सकता हूँ d, ठीक है। देखिए c व्युत्क्रमानुपाती d, तो इसको लिख सकता हूँ 1/c व्युत्क्रमानुपाती क्या कर सकता हूँ d लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जब लेफ्ट का लेफ्ट के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, यानी क्या होगा a का जब मल्टीप्लाई होगा, a का मल्टीप्लाई होगा 1/c के साथ व्युत्क्रमानुपाती और राइट का राइट के साथ, तो ये हो जाएगा 1/b दिया हुआ इंटू डी, तो ये मेरा हो जाएगा a/c व्युत्क्रमानुपाती और d/b। तो इसमें अगर मैं इसको हटा दूँ, उसके जगह इक्वल साइन लगा दूँ, तो a/c इक्वल हो जाएगा d/c का, और इसको और आगे लिखूँ तो ये मेरा हो जाएगा a/b समानुपात
ये सी आएगा जी, ये सी आएगा ना, डी ऐसे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये लिख दिया ए सी अनुक्रमणिक बी बाई डी दिया हुआ है, तो इसको ए सी इक्वल लिख सकता हूँ बी बाई डी, तो ये ए इस टू सी समानुपात डी इस टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब इस बात से समझिए, इस बात से आपको समझ में आ रहा है, देखिए इस बात से आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा फर्स्ट रेशियो था ए और बी था, लेकिन हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर फर्स्ट रेशियो की अगर वैल्यू यहाँ पर है ए, तो आप देख पा रहे हैं बी क्या हो रहा है, अंतिम में चला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस बात से समझिए, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ वर्कर कम है तो इसमें टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, तो इसीलिए इसका जो टाइम होगा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर लिखेंगे और इसका जो टाइम लगेगा उन वर्करों द्वारा किया गया टाइम अगर कम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर यहाँ पे वर्कर ज़्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ क्या हो जाएगा, टाइम कम हो जाएगा। मतलब जब भी हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इस वर्कर का टाइम को यहाँ अंतिम में रखेंगे, आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये देखिए ये दोनों का एक पेयर वर्क है और इन दोनों का एक पेयर वर्क, और इस वाले वर्कर का जो टाइम रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि सी यहाँ पे और डी क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। पुनः एक बार समझिएगा, इससे हमको ये पता चल रहा है कि अगर नंबर ऑफ वर्कर यहाँ पे है तो अगर नंबर ऑफ वर्कर कम है तो समय ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ पे लिखाएगा, अगर वर्कर ज़्यादा है तो समय यहाँ पे कम लगेगा, यानी इसका हम यहाँ पे लिखेंगे और इसका हम यहाँ पे लिखेंगे जब हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो ठीक है। तो इसीलिए इतना सारा बात आपको बता रहा हूँ, इसीलिए आपको लिखा हूँ इधर कम है तो इधर ज़्यादा रहेगा, इधर भी कम इधर भी ज़्यादा, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे कम है यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम हो जाएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम होगा, दूसरा कम हो रहा है तो पहला क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि वैल्यू को इसमें कैसे पुट करना है, ये थोड़ा हटके वैल्यू है, इसकी वैल्यू अंतिम में लिखाएगा और इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखाएगा जब आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो भी रहेगा उसको, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर मैं इसको मैं मान लूँ ए और इसको मैं मान लूँ बी और इसको मैं मान लूँ सी और इसको मैं मान लूँ डी, ठीक है। तो देखिए चूंकि हम लोग प्रपोर्शन पढ़ रहे हैं, समान अनुपात पढ़ रहे हैं, माने दो अनुपातों का मिक्सर होगा, तो ए बी मान लीजिए मेरा क्या है, फर्स्ट रेशियो है, फर्स्ट अनुपात है, और सी और जो डी क्या है ये मैं मान लेता हूँ ये सेकंड रेशियो है, दूसरा अनुपात है, ठीक है। ये समझिए। अब देखिए ये क्या चीज़ है, ए ये क्या चीज़ है, समानुपातिक पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, तो एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा बी का और सी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा किसका, डी का। आया बात समझ, ये ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि सी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है डी का, तो यहाँ पे लिख सकते डी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा सी का। लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसको इधर ले इसको इधर ले, स्वाभाविक सी बात है ना, अगर नंबर ऑफ कॉपी बढ़ रहा है तो कास्ट बढ़ेगा, और अगर कास्ट बढ़ेगा तो स्वाभाविक बात है नंबर ऑफ कॉपी बढ़ेगी, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट का मल्टीप्लाई लेफ्ट के साथ कर रहा हूँ और राइट का मल्टीप्लाई मैं क्या कर रहा हूँ, राइट के साथ कर रहा हूँ, ये देखिए। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए डिवाइड बाई बी, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन सी डिवाइड बाई डी, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूँ, इसको इक्वल मान लूँ, तो ए बाई डी इक्वल हो जाएगा सी बाई डी, तो ये मेरा आगे हो जाएगा ए इस टू बी, ठीक है, समानुपात सी इस टू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये देखिए, यानी इसका कहने का मतलब अगर फर्स्ट रेशियो की वैल्यू आप यहाँ रखते हैं तो सेकंड रेशियो की फर्स्ट, अगर फर्स्ट रेशियो में देखा जाए फर्स्ट वैल्यू को अगर यहाँ रखते हैं, सेकंड वैल्यू उसके जस्ट बाद रहेगा, सेकंड वाला रेशियो क्या रहेगा, प्रपोर्शन के बाद रहेगा, यानी इसका ये फर्स्ट वैल्यू यहाँ रखें, सेकंड वैल्यू जस्ट उसके बाद रखें, ठीक है। यानी नंबर ऑफ कॉपी और इसका ही रेट को आप क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, नंबर ऑफ कॉपी यहाँ लिखेंगे और इसके जो प्राइस है उसको क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे। ये होता है किसमें, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। बट आपका जो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है इसमें चेंज हो जाता है, फर्स्ट की वैल्यू अंतिम में लिखाता है और सेकंड की वैल्यू उसके बाद ही लिखाता है। तो जब आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे, जब आपका प्रश्न इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में रहे या इनवर्स प्रोपोर्शन में रहे तब की स्थिति में ऐसा रखेंगे वैल्यू को, और जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रहे, समानुपात में रहे, तब आप वैल्यू को क्या करेंगे, इस तरह से पुट करेंगे, इस तरह से पुट करेंगे, ठीक है। जो ये इस वाले जो चैप्टर है इसमें सबसे जो हमारा कठिन कार्य जो रहता है यहीं पर रहता है, क्योंकि ये
यहीं पर हमको वैल्यू रखने में क्या होती है, कन्फ्यूजन रहती है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो हमारे जो प्रोपोर्शन की जो टॉपिक है, इस पर मैं देखा तो इतनी ही 3-4 बुकों को मैंने अध्ययन किया, तो इतना ही जानकारी दिया हुआ था। अब इससे अत्यधिक जानकारी तो है नहीं। बाकी अन्य अन्य जगहों पे, अन्य अन्य बुकों में अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से जानकारी को इधर उधर करके लिखा हुआ है। मैंने लगभग 4 बुक्स देखे, तो चारों बुक में सभी सेम बात यही बताई गई है, बस लिखने के तरीका है उनके अलग अलग है। तो आप जब इन सबको समझ जाएंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे, चाहे आप कंपटीशन के क्वेश्चन बनाएं या क्लास 10 के मैथमेटिक्स में जो चैप्टर नंबर 5 दिया है उसके क्वेश्चन बनाएं, या कोई भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनाएं, इन सबसे आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, जो हमारा रेशियो, जो प्रोपोर्शन होता है, अनुपात और जो समानुपात का जो बेसिक टॉपिक है, वे खत्म होते हैं और हम अब हमारे पास बचता है प्रश्नों को सॉल्व करना। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद फिर हम इससे रिलेटेड जो रेशियो से और प्रोपोर्शन से जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब अभी बस इतने ही देखेंगे इस लेक्चर में। थैंक यू, बाय, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।